बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का, चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल पोर्शन को, शॉर्ट क्वेश्चंस को और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की लेक्चर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशंस दिए गए हैं किताब में, अगर आप देख लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट जो है, और उसमें कहा गया है कि इन केमिकल इक्वेशंस के लिए कैसे लिख लें। मैं एक जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं ताकि आप सीख लें और बाकी उन स्पेसिफिक इक्वेशंस पर प्रैक्टिस कर लें। अगर हम कोई जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन हो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, जिससे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी। इक्वेशन आपने बैलेंस्ड लिखना है। दिस इज अ जनरल इक्वेशन। इसके लिए हम केसी लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो दिस इज इक्वल टू केसी फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू the molar concentration of products power 2, ये जो एक्सपोनेंट होगा, जो कोएफिशिएंट है, ये पावर बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। पावर 2 डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स दो हैं हमारे पास, ऑक्सीजन है एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पावर 2। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी तरह मांगा गया है हमसे। तो आपको तकरीबन 5 एग्जांपल्स दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं। उनके लिए इसी तरह आपने प्रोडक्ट्स को ऊपर, अगर उनके साथ कोई कोएफिशिएंट है तो पावर बनाना है उसका, चाहे वो रिएक्टेंट्स की साइड पर हो या प्रोडक्ट्स की साइड पर हो। लेकिन कैसे के लिए अपने प्रोडक्ट्स को नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर की पोजीशन पर आपने रिएक्टेंट्स को लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हमसे कि द प्रेडिक्शन है, हमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिन पर प्रेशर को प्रेडिक्ट करना है हमने, कि इन इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन या सिस्टम्स जो हैं, इन पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल इन दिस केस इज the reaction of nitrogen gas with the oxygen for the production or for the formation of nitric oxide। इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल इफेक्ट बताना है कि प्रेशर बढ़ाने से इस सिस्टम पर क्या असर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं उस वक्त, जैसे पहले जरा नंबर ऑफ मोल्स की इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। 1 मोल टोटल 2 मोल्स। प्रोडक्ट की साइड पर भी टोटल 2 मोल्स हैं हमारे पास। अब नंबर ऑफ मोल्स जिस वक्त किसी सिस्टम में ज्यादा हो तो आप समझ जाएं कि न प्रेशर डेवलप ज्यादा होगा। इस केस में अगर आप चेक करें, दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ मोल्स हैं, चाहे रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा हो चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा हो, तो प्रोडक्ट की साइड पर भी प्रेशर सेम होगा और रिएक्टेंट्स की साइड पर भी प्रेशर सेम होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड्स पर बराबर है। तो ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक जब हम किसी ऐसे सिस्टम पर विच इज इन इक्विलिब्रियम पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो होगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पर बराबर हैं, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि सपोज फॉर द टाइम बीइंग कंसिडर कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। जैसे इस एग्जांपल में आप चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। इस साइड पर 3 मोल्स हैं और इस साइड पर 2 मोल्स हैं, तो 3 मोल गैस ज्यादा प्रेशर डेवलप करेगा, 2 मोल्स कम प्रेशर डेवलप करेगा। अब अगर उस सिस्टम पर हम प्रेशर अप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रेशर में चेंज लेकर आ रहे हैं। रिएक्टेंट्स की साइड पर 3 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, प्रोडक्ट्स की साइड पर 2 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगा। क्यों? जो कि इंक्रीज इन प्रेशर हम लेकर आ रहे हैं ताकि उसको मिनिमाइज या डिक्रीज कर सके।
अगर प्रोडक्ट्स की साइड्स पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स की साइड्स पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो प्रेशर अप्लाई करने से रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड होगा। क्यों? टू डिक्रीज और टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। अगर जैसे इस केस में है नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, सेम प्रेशर होगा दोनों साइड्स पर, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की साइड पर, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में ये बात की गई थी, आपको तकरीबन 4-5 एग्जांपल्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों साइड्स पर फाइंड कर लो कि किस साइड पर ज्यादा है। जिस साइड पर ज्यादा होगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, उसके अपोजिट साइड पर रिएक्शन प्रोसीड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। Kp is the equilibrium constant in terms of partial pressure. Kc is the equilibrium constant in terms of concentration units, mole per dm cube। और इसकी वजाहत चैप्टर में हो गई है स्टूडेंट्स, वहां पर पेज देख लें इस टॉपिक से रिलेटेड। Kp बोर्ड की पेज की किताब में पेज नंबर 216 और 217 पर एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी डिस्कशन हुई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड डिस्कस द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दीज फॉलोइंग 4 सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन करने से पहले मैं जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, डेफिनेशन आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, लेकिन ये किन सॉल्ट्स के लिए होगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए होगा। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का मतलब है कि जो पानी में कुछ हद तक हल हो। ठीक है, हम कहते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में ये इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं। हम कहते हैं कि अगर सिल्वर आयन इस केस में और ब्रोमाइड आयन जो है, क्योंकि सॉल्ट है, आयोनिक फोर्सेस हैं, अब अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स इन आयंस को एक दूसरे से डिटैच नहीं कर सकते तो फिर इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी या बिल्कुल होगी ही नहीं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, पेट्रोल को पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, वो इसलिए डिसॉल्व नहीं होता उसमें। लेकिन आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, डिसोल्यूशन होगी, थोड़ी बहुत होगी। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहां पर अगर सिल्वर क्लोराइड की हम बात करें तो सिल्वर क्लोराइड जब डिसॉल्व हो जाएगा पानी में स्टूडेंट्स, तो ये सॉलिड स्टेट से एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें सिल्वर आयन और क्लोराइड आयंस होंगे हमारे पास। सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। सपोज 100 ग्राम वाटर है हमारे पास किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, अगर सिल्वर क्लोराइड का मैं एक प्रोपोज्ड वैल्यू बता रहा हूं आपको, 0.1 ग्राम डिसॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद और डिसॉल्व नहीं होगा। इट मींस के 25 डिग्री सेल्सियस पर या रूम टेम्परेचर पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में 0.1 ग्राम सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल है, या सिल्वर ब्रोमाइड, यहां पर ब्रोमाइड है स्टूडेंट्स, एग्जांपल सेम है। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन जाएगा तो उस वक्त, क्योंकि सॉल्यूशन में अनडिसॉल्व फॉर्म में भी सॉल्ट प्रेजेंट होगा और एक्वस आयंस या डिसॉल्व फॉर्म में भी सॉल्ट प्रेजेंट होगा, तो स्टूडेंट्स ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में आएंगे। अगर हम आयोनिक या मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करें तो अगर एक सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व होकर सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा तो डिसॉल्व सिल्वर और क्लोराइड आयंस दोबारा यहां पर सिल्वर क्लोराइड में आएंगे। क्यों? क्योंकि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of backward reaction. This is known as dynamic equilibrium, या हम इसको chemical equilibrium कहते हैं। इस रिएक्शन के लिए अगर हम Kc लिखें, Kc is equal to molar concentration of silver ion multiplied by the molar concentration of chloride ions. Law of mass action. It is the product of the molar concentration of products, ठीक है स्टूडेंट्स, divided by मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब चूंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें सिल्वर क्लोराइड अनडिसॉल्व स्टेट में मौजूद है स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह अरेंज हो जाएगा कि Kc multiplied by the molar concentration of that salt in solid state is equal to the molar concentration of silver ions multiplied by the molar concentration of chloride ions. These two are constants. दो constants की multiplication से एक third constant हमारे पास आएगा जिसको हम
KSP कहते हैं या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उसको हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इस मैथमेटिकल फॉर्म से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, इस केस में सिल्वर आयंस एंड क्लोराइड आयंस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डिस्कस द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको जो सॉल्ट्स दिए गए हैं, क्लोराइड आयन की जगह ब्रोमाइड लगाएं, सिल्वर आयन की जगह, सिल्वर तो है ऑलरेडी, इसकी केस में सिल्वर आयन की जगह कैल्शियम डबल पॉजिटिव लगाएं और क्लोराइड की जगह या ब्रोमाइड की जगह कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन लगाएं। एंड सेम इज द केस विद एल्यूमिनियम 3+ 3 हाइड्रोक्सिल, लेड 2 हो जाएगा और क्रोमेट आयन CrO4 डबल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्टेट एंड कैलकुलेट लॉ ऑफ मास एक्शन। ये इंफॉर्मेशन मांगी गई है हमसे। लॉ ऑफ मास एक्शन जनरल इक्वेशन के लिए हम लिख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट A रिएक्टेंट B के साथ रिएक्शन कर रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट C एंड प्रोडक्ट D में। ठीक है स्टूडेंट्स, रिएक्शन के लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट्स हैं, एरो के राइट साइड पर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर इसके लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे तो क्योंकि कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन हम यहाँ पर कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस्ड है, तो इस रिएक्शन के लिए द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, which one is forward reaction? The conversion of A and B into C, D. The rate of forward reaction is directly proportional to the molar concentration, the product of molar concentrations of reactant A and B. ठीक है, किताब में एक्टिव मासेस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। एक्टिव मासेस का मतलब ये है स्टूडेंट्स के वो मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर आप एक्टिव मास को अच्छी तरह जान जाएंगे। मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 100/100 टॉप पोजीशन हासिल कर ले। टॉप पोजीशन सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स या 3 मैक्सिमम हासिल करेंगे। तो एक्टिव मासेस हैं वो। तो एक्टिव मासेस वो मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इसका स्टेटमेंट हो जाएगा कि द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स C एंड D। फिर मैथमेटिक्स से सिंपल मैं फाइनल इक्वेशन लिखना चाहूंगा। मैथमेटिक्स से हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर D एंड D और रिएक्टेंट्स A, B और B। ये जो आप A, B, C, D स्मॉल में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द कोएफिशिएंट्स। जिस तरह यहां पर 2 दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज कोएफिशिएंट, ये पावर 2 होगा। इसकी केस में पावर 1, तो पावर 1 नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में नहीं लिखते। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की डिटेल आपकी किताब में मौजूद है, मैंने जस्ट आपके साथ थ्योरेटिकली डिस्कशन की। अब क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 में क्या पूछा गया है, बोर्ड नंबर 2 पे देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, इक्वेशन दिया गया है, डिकम्पोजिशन है नाइट्रिक ऑक्साइड की। NO इज द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है या डिकम्पोजिशन है। जनरली थर्मल उस वक्त होगी जब हम हीट सप्लाई करेंगे। कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हमें दिए गए हैं। नाइट्रोजन की केस में 0.05 मोल्स हैं, ऑक्सीजन की केस में 0.05 मोल्स हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड की केस में 5.5 × 10⁻⁴ मोल्स हैं। पूछा गया है हमसे कि कैसे कैलकुलेट कर ले। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के लिए कैसी यू नो दैट इज इक्वल टू, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कुछ देर पहले आपके साथ मैंने लॉ ऑफ मास सेक्शन में ये डिस्कशन की। दिस इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट में S नहीं है, वो मैथमेटिकल प्रोडक्ट है। सेकंड में जो बता रहा हूं आपको कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज़ टू द पावर 2, जो कि उसका कोएफिशिएंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिंपल मैथमेटिक्स है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 0.05 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन 0.05 डिवाइडेड बाय 5.5 × 10⁻⁴ is the molar concentration of nitric
ऑक्साइड। सिंपल मैथमेटिक्स है स्टूडेंट्स, इन दोनों को की मल्टीप्लिकेशन से 0.0025 की वैल्यू आएगी। जब हम स्मॉलर फिगर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे एक और स्मॉलर फिगर आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम 0.0025 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये 2.5 क्रॉस 10⁻³ बनेगा, क्योंकि पॉइंट को हमने इस पॉइंट से यहां पर लेकर आना है। 3 फिगर्स में पावर जो होगा नेगेटिव होगा। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 30.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8, तो यहां से 10⁻5 का आंसर आएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से। सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर ले, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Kc। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल मैथमेटिक्स है, आपका असाइनमेंट है, आप खुद ट्राई कर ले, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे और कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है स्टूडेंट्स, उसमें बताया गया है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, कन्वर्शन है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, अब उनकी कंसंट्रेशन बताई गई है हमें। सल्फर डाइऑक्साइड 0.90 मोल्स है, ऑक्सीजन 0.35 मोल्स है और सल्फर ट्राइऑक्साइड 1.1 मोल्स हैं। सिंपल, क्या मांगा गया है? Kc। ठीक है, तो यहां पर अगर आप मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO3 जो कि स्क्वायर के फैक्टर के साथ है, तो ये 1.1 पावर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विच इन दिस केस इज 0.90 whole square multiplied by molar concentration of oxygen that is 0.35 moles। सिंपल मैथमेटिक्स है स्टूडेंट्स, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। इसका स्क्वायर ले, ठीक है स्टूडेंट्स, और इन दोनों पहले इसका स्क्वायर ले 0.90 का, फिर उसको 0.35 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, जो भी वैल्यूज आएंगी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर ले, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Kc। ये वैल्यूज, ये इक्वेशंस ऑलरेडी कैलकुलेट किए गए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो कैलकुलेट किए गए हैं, जहां पर आपके लिए कोई टेक्निकल पॉइंट होता है वो मैं एक्सप्लेन कर जाता हूं, लेकिन जहां पर सिंपल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो वहां पर आपके लिए वो क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ा जाता है जिसकी कैलकुलेशन आपने करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बोर्ड नंबर 3 पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के ले चैटलियर्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट बताएं और विद रिस्पेक्ट टू एमोनिया उसकी वजाहत कर दे। तो स्टूडेंट्स ले चैटलियर्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है कि जब कोई सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो और उसको हम डिस्टर्ब करें इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर या कैटलिस्ट, इन चारों फैक्टर्स के साथ अगर हम उस सिस्टम को डिस्टर्ब करें तो वो सिस्टम उस तरफ फॉरवर्ड या बैकवर्ड, क्योंकि केमिकल सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा टू मिनिमाइज दैट इफेक्ट। यहां पर मैं फैक्टर्स लिख लूं, सिर्फ प्रेशर की वजाहत होगी, कंसंट्रेशन की वजाहत होगी, टेम्परेचर की और उसके साथ कैटलिस्ट की। स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट का इफेक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन पर ये है, या डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम में जब कोई केमिकल सिस्टम हो, वो सिर्फ ये है कि कैटलिस्ट की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट या बैकवर्ड रिएक्शन का रेट स्पीड अप होगा और कैटलिस्ट इफेक्ट नहीं करेगा। अब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहां पर देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 है। क्वेश्चन की स्टार्ट में, क्लास की स्टार्ट में मैंने आपके साथ इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिस्कस किया था। 1 और 3, दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 2। अब प्रोडक्ट्स की साइड पर 2 मोल्स मौजूद हैं, रिएक्टेंट्स की साइड्स पर 4 मोल्स मौजूद हैं। रिएक्टेंट्स की साइड पर प्रेशर ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की साइड पर प्रेशर कम है। स्टूडेंट्स, प्रेशर अप्लाई करने से क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्यों जाएगा? इसलिए क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर डेवलप्ड है, हाई प्रेशर है। जब हम और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो इंक्रीज्ड इन प्रेशर है उसको ये सिस्टम मिनिमाइज करने के लिए फॉरवर्ड प्रोसीड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर प्रोडक्ट्स की साइड पर रिएक्शन को रिवर्स कर ले, अगर प्रोडक्ट्स की साइड पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, वहां पर प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा, प्रेशर अप्लाई करने से रिएक्शन बैकवर्ड आएगा रिएक्टेंट्स की साइड पर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? कंसंट्रेशन इसके बाद कर लेते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है इस रिएक्शन को देख लें। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में। अब जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में
डेफिनेटली एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब अगर इस सिस्टम को हम हीट देंगे तो ऑलरेडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से ये अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, हम बाहर से और एनर्जी दे रहे हैं, उस और एनर्जी को जो कि इंक्रीज हम लेकर आ रहे हैं, उस इंक्रीज इन एनर्जी को ये मिनिमाइज करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा बाय प्रोमोटिंग द रिएक्शन बैकवर्ड। अगर हम इस सिस्टम को हीट रिमूव करते हैं इस सिस्टम से, तो उस रिमूव्ड हीट को रिगेन करने के लिए रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड जाएगा ताकि वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। और आखिर में कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट्स की साइड पर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 और 3 प्रेजेंट हैं, अगर इनको हम डिस्टर्ब करेंगे तो इंक्रीज लेकर आ रहे हैं हम इसमें, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगी। अगर हम प्रोडक्ट को कम कर रहे हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर हम रिएक्टेंट्स को कम कर रहे हैं, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा ताकि उस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को मिनिमाइज किया जा सके। अगर हम एमोनिया बाहर से ऐड कर रहे हैं, रिएक्शन फिर भी बैकवर्ड आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 फैक्टर्स ओरली थ्योरेटिकली आपके साथ डिस्कस किए गए, लेक्चर में किताब में वजाहत दी गई थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और उसमें से 4-5 एग्जांपल्स दिए गए हैं, आखिरी उसमें से एंडोथर्मिक है और बाकी जो है एक्सोथर्मिक है, उनकी वजाहत हो गई उन रिएक्शन की। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इंपॉर्टेंस ऑफ केसी पर नोट लिखें। केसी को पहले हम क्यूसी के साथ कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि केसी को हम कैसे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं, कि रिएक्शन किस हद तक हो गया है, डायरेक्शन के लिए फाइंड करते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है या इक्विलिब्रियम में है। इसकी वजाहत चैप्टर में आपको दी गई थी। और आखिरी पार्ट जो है आपके पास स्टूडेंट्स, कहा गया है कि इस रिएक्शन को प्रेडिक्ट करें कि ये फॉरवर्ड में है, बैकवर्ड में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, या बिल्कुल रिएक्शन हो ही नहीं रहा, जिसमें केसी की वैल्यू दी गई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एट 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1.0 क्रॉस 10 पावर 50। तो केसी की वैल्यू इंतहाई बड़ी वैल्यू है, जिससे हम कह सकते हैं कि द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये याद रखें स्टूडेंट्स के केसी की वैल्यू इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो जब भी केसी की वैल्यू को आप मेंशन करें तो उसके साथ टेम्परेचर का फैक्टर आपने मेंशन करना है। आज की लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया डिटेल के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इसके बाद चैप्टर 8 की वजाहत होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो एक नया टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।